गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम कर रहे थे इंडियन लॉजिक और आज की क्लास में हम हेतुआ भाषा की 5 करेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। उससे पहले हम कल और परसों जो हमने किया था उसका रिवीजन करेंगे, क्योंकि जो प्रमाण हैं 6 प्रमाण, तो उनको हम अगर एक ही साथ करें तो ही हमको अच्छे से रिवाइज होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो सबसे पहले होगा रिवीजन। इंडियन लॉजिक को हमने कहा था न्याय और इसकी थ्योरी को कहा था एपिस्टेमोलॉजी। कल से हम थोड़ा जल्दी जल्दी इसको रिवाइज करेंगे। अंतिम लक्ष्य बताया था मोक्ष और ज्ञान प्राप्ति का ये साधन है। इंडियन लॉजिक में 6 प्रकार के प्रमाण हैं या तरीके हैं, 4 वैलिड और 2 इनवैलिड। और इनको हमने कैसे याद किया था, और इन्हीं को हमने कहा था प्रमाण, और प्रमाण के थ्रू ही हम वैध नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। प्रमाणा ये सिस्टमेटिक होता है, जिसमें एक होता है प्रमा और एक होता है अप्रमा। प्रमा होती है वैलिड नॉलेज और अप्रमा होती है इनवैलिड नॉलेज। तो यहाँ पर हमने देख लिया था इनवैलिड नॉलेज, जिसमें हमको डाउट हो, एरर हो या उसमें गलतियाँ शामिल होती हैं। 4 इम्पोर्टेंट मीन्स क्या होते हैं, बहुवास से हम इसको 6 प्रमाण को याद करेंगे। पोस पोस से हम इसको याद करेंगे PAUS, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। और 2 इनवैलिड से अर्थपति और अनुपलब्धि। और अनुमान अनुमान को कहते हैं इनफेरेंस, यानी कि जो हम चीज़ों को देखकर उनका अवलोकन करके जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं हम अनुमान। मनोवैज्ञानिक आधार पर या साइकोलॉजी के अनुसार अनुमान के 2 प्रकार का, स्वार्थ अनुमान और प्रार्थ अनुमान। स्वार्थ यानी कि खुद को समझाना, और प्रार्थ अनुमान यानी कि दूसरों को समझाना। और दूसरों को समझाने के भी 5 तरीके हैं या 5 स्टेप हैं। एक है प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण या दृष्टांत, रीअफर्मेशन या उपन्याय, या फिर नेक्स्ट है निगमन। तो ये 5 तरीकों से हम दूसरों को अनुमान समझा सकते हैं। फिर हमने देखा प्राचीन न्याय के अनुसार अनुमान के टाइप है, तो ये भी होता है 3 प्रकार का। 3 में पहला है पूर्ववत अनुमान, घटना से पहले ही अनुमान लगाना। शेषावत, घटना के बाद प्रभाव को देखकर अनुमान लगाना। नेक्स्ट था समांतो दृष्टा, यानी कि ना तो इसमें कोज दिखाई देगा और ना ही इफेक्ट, ना तो कारण होगा और ना ही प्रभाव दिखेगा। फिर हमने देखा अकॉर्डिंग टू मॉडर्न न्याय, यहाँ भी अनुमान के 3 टाइप है। एक है केवल अन्वय, यानी कि ये केवल ओनली पॉजिटिव होगा, और केवल व्यतिरेकी, ये केवल नेगेटिव होगा। एक है अन्वय व्यतिरेकी, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा। फिर हमने देखा प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब है जो हम अपनी आंखों से या ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उसको कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान और या प्रत्यक्ष प्रमाण। और इसमें एक इनडायरेक्ट होता है और एक डायरेक्ट। डायरेक्ट होता है हम सेंसरी ऑर्गन के थ्रू जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं डायरेक्ट। और एक होता है इनडायरेक्ट या अलौकिक, यानी कि जो हम फेल्ट कर सकते हैं, फेल्ट ओनली, यानी कि उनको हम केवल महसूस कर सकते हैं, जैसे प्रेम, घृणा, नफरत इत्यादि को। ये होते हैं एक्सटर्नल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण या इनडायरेक्ट इंटरेक्शन। और सेंसरी ऑर्गन ये हमारे होते हैं 5। एक होता है आँख, जिसे चक्षु कहते हैं, और ये विजुअल देखने के काम आती है। नोज स्मेल के काम आती है। ओल्फैक्टरी या घ्राण जिसको कहते हैं। ईयर ऑडिटरी सुनने के काम आती है। स्किन टच के। जो हमारी टंग या जीभ है वो टेस्ट के काम आती है, यानी कि स्वाद गलिका होती है। लौकिक और अलौकिक के बीच अंतर बताने वाला कहलाता है प्रत्यक्ष। इसका दूसरा स्टेज है सविकल्प, निर्विकल्प और प्रत्यभिज्ञ। तो इसमें एक में होता है कि हम ऑब्जेक्ट को देखकर उसकी विशेषताओं को बताते हैं, और निर्विकल्प में होता है ऑब्जेक्ट तो देख लेते लेकिन उसकी विशेषता नहीं बता पाते, जैसे मिट्टी को देखकर उसका पीएच बताना। और एक होता है प्रतिभिज्ञा, मेमोरी से रिकॉल करना। अलौकिक असाधारण, ये क्या होता है, इसमें होता है कि यूनिवर्सल परसेप्शन, एक होता है कॉमन परसेप्शन और एक होता है योगज परसेप्शन। फिर हमने देखा अनुमान। अनुमान का मतलब होता है कंपैरिजन या एनालॉजी, यानी कि इसका मतलब होता है तुलना करना। और इसमें 3 एलिमेंट होते हैं। 3 एलिमेंट इसमें, एक होता है उपमेय, जिस वस्तु की तुलना की जा रही है, उपमा तुलना करने वाला, और उपमिति। उपमिति होता है साध्य प्रमा, रिजल्ट या परिमाण की वैलिड या सिमिलरिटी ऑफ रिलेशनशिप या ज्ञान जो मिल रहा है उसे उपमिति हम कहते हैं। न्याय दर्शन के अनुसार उपमान के 3 वर्गीकरण है। समानता विशिष्ट, यानी कि इसे साधर्म भी कहते हैं। 2 वस्तुओं को जब हम कंपेयर करके उनमें समान गुणों को निकालते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसे कहते हैं साधर्म। वैधर्म,
दो वस्तुओं की तुलना करके जो उनमें असमानता है उसके आधार पर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे कहते हैं वैधर्म। एक होता है असाधारण, रिलीजन स्पेसिफिक एट्रीब्यूट, यानी कि गुण आधारित होते हैं, विशेष वस्तु की बात यहाँ पर होगी, घटना सब पर लागू नहीं होगी। सधर्म होता है तुलना करने पर समानता से ज्ञान प्राप्त, वैधर्म असमानता से, और असाधारण स्पेशल वस्तुओं को अन्य से कंपेयर करना, जैसे हम फीवर को कैंसर से कंपेयर करें तो ये होगा असाधारण। फिर हमने देखा शब्द होती है टेस्टिमनी, ये कभी भी गलत नहीं होते, जो भी वैदिक साहित्य है जो लिखा हुआ है वो कभी भी गलत नहीं हो सकता, लेकिन ऋषि मुनियों के कहे गए वाक्य ये गलत हो सकते हैं। इन्हें आप्तवचन या आप्तवाक्य कहा जाता है। जो जो जब कोई एक्सपर्ट या विश्वसनीय यानी कि रिलायबल बिलीवेबल मानव ज्ञान दे तो उसे आप्तवचन कहेंगे, और जो किताबों से वैलिड ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसे हम कहेंगे आप्तवाक्य। शब्द भी आगे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वैदिक, एक होता है लौकिक। इसमें भी एक होता है दृष्टार्थ, एक होता है अदृष्टार्थ, एक होता है लौकिक और एक होता है अलौकिक। तो इसके हम टोटल 4 प्रकार देख सकते हैं। और ज्ञान जैन धर्म में इसको आगम कहते हैं। मौखिक ज्ञान, जो रिलायबल पर्सन ऋषि या आर्य के द्वारा इनके द्वारा कहे गए शब्द। अगर हम किसी व्यक्ति से कुछ बात पूछते हैं, अगर हम उससे नहीं जानते और वो भी हमको वैलिड नॉलेज ही देगा, जैसे हमने कल के एग्जाम्पल में दिया था, एक महिला को नहर या नदी पार करनी थी, लेकिन उसे अनुमान नहीं था कि नदी को वो अंदर जाकर पार कर सकती है या नहीं। तो उसने एक मछुआरे से पूछा था और मछुआरे ने उसका सटीक आंसर दिया था, तो उसको हम वैलिड ज्ञान कह सकते हैं। फिर देखें शब्द के प्रकार। शब्द 4 प्रकार के होते हैं। वैसे तो लौकिक और वैदिक 2 होते हैं, लेकिन हम यहाँ उन सभी को ही देख लेते हैं। दृष्टार्थ का मतलब होता है देखने योग्य, जिसको हम देख सके, छू सके, यानी कि इसको टेंजिबल भी कह सकते हैं। जैसे मेज भूरी है, जैसे हमने मेज देखी तो उसका रंग बता दिया, हम उसको टच भी कर सकते हैं। खेत हरे हैं। अदृष्टार्थ क्या मतलब होता है, इनटेंजिबल, यानी कि जिसको हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, फेल्ट ओनली। जैसे हमने कल देखा था दुर्गा पूजा, और एक और देखा था गरबा डांस। उनको हम कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम उनको टच नहीं कर सकते, ना ही गरबा को हम देख सकते हैं। गरबा करने के तरीके को देख सकते हैं, लेकिन गरबा को नहीं। तो यहाँ पर होता है इंटेंजिबल। फिर आया लौकिक। लौकिक का मतलब होता है सेक्युलर या ऑर्डिनरी नॉलेज, जो ट्रस्ट वर्दी पर्सन से मिलती है, और कभी कभी यह गलत भी हो सकती है। यानी कि जो ऋषि मुनि या आर्य, जो भी व्यक्ति या एक्सपर्ट हो जो वैलिड ज्ञान देता हो, वो कभी कभी गलत भी हो सकता है। स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट से ज्ञान प्राप्त है। अलौकिक। अलौकिक का मतलब है जो लोगों के द्वारा नहीं लिखा हुआ, यानी कि ज्ञान वेदों से प्राप्त होता है, और ये एररलेस, नेवर रॉन्ग होता है, इसमें कभी भी गलती नहीं होती। फिर यहाँ पर 4 वैलिड प्रमाण हुए कंप्लीट। फिर हमने देखा अर्थपति और अनुपलब्धि। अर्थपति का मतलब होता है प्रिजम्पशन या अनुमान, यानी कि 2 घटनाएं होंगी और तीसरी घटना का अनुमान हम लगाएंगे, और वो होगी काल्पनिक घटना। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देखा था, देवदत्त 20 दिन से भूख हड़ताल पर था, फिर भी वह फ्रेश फिट एक्टिव दिख रहा था, और हमने कल्पना की, हमने तीसरी घटना को कल्पना किया, सोचा कि लगता है वो रात में चुपके से खाना खाता होगा। तो ये अनुमान आधारित काल्पनिक घटना हो जाएगी। तो यहाँ पर होगा कौन सा, अर्थपति। और इसके भी आगे है दृष्टार्थपति, यानी कि इम्प्लीकेशन बाय सेइंग। जब हम देखकर तीसरी काल्पनिक घटना का अनुमान लगाएं तो होगा दृष्टार्थपति, अगर सुनकर लगाएं तो होगा श्रुतार्थपति। अनुपलब्धि। अनुपलब्धि का मतलब क्या होता है, नॉन अवेलेबल, जो अवेलेबल नहीं है। जैसे हमने किसी से कुछ मंगवाया, अगर वह चीज़ वहाँ पर नहीं है तो वो होगी अनुपलब्धि। जैसे जाओ, दरवाजे के पीछे छाता रखा है, अगर वहाँ पर छाता ना मिले मीन्स अब्सेंट है, तो यही होगी अनुपलब्धि, नॉन अवेलेबिलिटी। आज हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेतुआ भाषा। व्याप्ति। व्याप्ति क्या होती है, रिलेशंस बिटवीन हेतु एंड साध्य। हेतु और साध्य के बीच रिलेशन को कहते हैं व्याप्ति, और हेतु किसे कहते हैं, रिलेशन बिटवीन साध्य एंड पक्ष। साध्य क्या होता है, सब्जेक्ट, तो एस से साध्य, एस से सब्जेक्ट, और ये होता है मेजर टर्म, और पक्ष से हो गया प्रेडिकेट, और ये होता है माइनर टर्म। ये होता है जो प्रीमाइज होती है उसमें। कंक्लूजन में ये विपरीत हो जाएगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है वो होता है माइनर टर्म, और जो प्रेडिकेट होता है वो होता है मेजर टर्म। तो कंक्लूजन में साध्य बन जाएगा प्रेडिकेट, और
जो सब्जेक्ट है वो पक्ष बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये चेंज हो जाएंगे। अब हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेतुआ भाषा। हेतुआ भाषा की विशेषताएं। हेतु प्लस आभास से मिलकर बना है ये, जिसका मतलब होता है लॉजिकल फैलेसी। लॉजिकल फैलेसी के नाम से इसको हम जानते हैं। लॉजिकल आर्गुमेंट हेतु के 5 लक्षण मिलते हैं, जिसे हम वी साप से याद करेंगे, और इसका कोई भी कर्म नहीं होता, यानी कि हम इसको आगे पीछे भी याद कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी लक्षण एब्सेंट हो तो होगी फैलेसी, और इसे ही हेतुआ भाषा और लॉजिकल फैलेसी कहा जाएगा। जो हम 5 लक्षण अब देखेंगे, अगर वो प्रीमाइज में ना हो लक्षण, तो वहाँ पर होगी फैलेसी, और इसे हम हेतुआ भाषा कहेंगे। पहला है विपक्ष स्तव, विपक्ष स्तव। दूसरा है सपक्ष स्तव। तीसरा है अबद्धता, अविरुद्ध, और एक है पक्ष धर्मिता। तो ये 5 लक्षण हैं। चलिए हम इनको बारी बारी से देख लेते हैं कि ये होते क्या हैं। सबसे पहले पक्ष धर्मिता। पक्ष धर्मिता में क्या होगा? पक्ष होगा जो माइनर टर्म होती है वो हेतु होगा। हेतु पक्ष पर होना चाहिए। जो हेतु है यहाँ पक्ष पर होना चाहिए। पक्ष का मतलब होता, देखा था हमने, प्रेडिकेट। तो जो नॉर्मल प्रीमाइज होगी उसमें प्रेडिकेट में होगा पक्ष, यानी कि माइनर टर्म होगी। पक्ष, माइनर टर्म और प्रेडिकेट, तो इनको हम ऐसे रिलेट करके याद करेंगे तो हमको याद हो जाएगा। इट मस्ट बी प्रेजेंटेड इन माइनर टर्म, तो माइनर टर्म पर प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे द हिल हैज़ स्मोक, हिल यहाँ पर है पक्ष, ये है माइनर टर्म, और मेजर टर्म है स्मोक बिकॉज इट हैज़ फायर। तो फायर यहाँ पर है हेतु, तो हेतु पक्ष पर होना चाहिए। तो पक्ष क्या देखा था हमने? माइनर टर्म। और माइनर क्या है? तो हिल पर है फायर, यानी कि पक्ष पर है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ठीक है, पक्ष धर्मिता यहाँ पर हो जाएगी। नेक्स्ट है सपक्ष स्तव। सपक्ष स्तव यानी कि इसमें पॉजिटिव होगा, केवल अन्वय का ये उदाहरण होगा। अन्वय देखा था हमने, केवल अन्वय और केवल व्यतिरिकी। केवल अन्वय जो हमेशा पॉजिटिव होगा, हेतु साध्य पर प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये साध्य पर होगा। साध्य का मतलब होता है सब्जेक्ट, और हेतु साध्य के बीच संबंध, हेतु और साध्य के बीच जो संबंध होगा वो व्यक्ति बताएगी। जैसे स्मोक मस्ट बी प्रेजेंट इन द किचन वेयर फायर एग्जिस्ट, तो स्मोक मस्ट बी प्रेजेंट इन द किचन, तो यहाँ पर साध्य पर उपस्थित होगा। विपक्ष स्तव, इसमें क्या होता है? केवल ये नेगेटिव होता है। केवल व्यतिरिकी का उदाहरण जैसे विपक्ष और शतव। विपक्ष का मतलब होता है अपोजिट, और शतव का मतलब होता है साध्य, यानी कि नो फायर नो स्मोक। अगर साध्य अनुपस्थित होगा तो हेतु भी अब्सेंट होगा। पिछली में हमने देखा था कि साध्य पर हेतु प्रेजेंट होगा। अगर यहाँ पर साध्य ही नहीं होगा तो हेतु भी यहाँ पर नहीं होगा। नो साध्य नो हेतु, नो मेजर टर्म नो मिडिल टर्म। अगर मेजर टर्म नहीं होगी तो मिडिल टर्म भी नहीं होगी। फोर्थ है अबद्धता, अबाधिता। इट मस्ट बी नॉन कंपेटेबल विद द माइनर टर्म, यानी कि नॉन फैक्ट का विरोध नहीं करना चाहिए। जैसे हम सच जानते हैं, हमको उसके बारे में अच्छे से नॉलेज है, या यूनिवर्सल कोई सच बात है, तो हम उस ज्ञान का विरोध नहीं कर सकते। जैसे हिल हैज़ फायर, अगर हिल पर फायर है तो वहाँ पर होगी स्मोक, यानी कि धुआं आएगा। हिल हैज़ आइस, अगर हिल पर आइस है तो क्या धुआं निकलेगा? तो यहाँ पर है धुआं। लेकिन हम नॉर्मल में क्या मानते हैं कि वहाँ पर आग है तब ही धुआं निकलेगा, तो हम ऐसे नॉन फैक्ट का विरोध नहीं कर सकते। धुआं देखकर हम आग का अनुमान लगाते हैं, लेकिन वहाँ बर्फ है, तो ये हमारा अनुमान हो गया गलत, यानी कि वैलिड रीजन नहीं दे रहा है। तो वहाँ पर बर्फ है, लेकिन हम आग का अनुमान लगाते हैं, तो वैलिड रीजन नहीं दे रहा। हिल पर आइस के थ्रू स्मोक को प्रूव नहीं कर पा रहे, हम ये प्रूव नहीं कर पा रहे, साबित नहीं कर पा रहे कि जो पहाड़ी पर बर्फ है और उसी से धुआं आ रहा है, यानी कि लघु पद के साथ ये असंगत हो जाएगा। हेतु गौण पद के साथ असंगत नहीं होना चाहिए, यानी कि उसका विरोध नहीं करना चाहिए। जो हम नॉन फैक्ट को जानते हैं उसका अगर विरोध करे तो यहाँ पर होगा हेतुआ भाषा, अगर नहीं तो ये इसका हेतु गौण पद या माइनर टर्म के साथ असंगत नहीं होना चाहिए। नंबर 5वां अविरुद्ध, अविरुद्ध यानी कि अन कॉन्ट्राडिक्टरी होना चाहिए, हेतु के विरोध में नहीं होना चाहिए, और हेतु के विरोध में तर्क नहीं देना चाहिए।
तो ये होता है अविरुद्ध। तो यहाँ पर हमारे हेतु भाषा के ये हो गए हमारे कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम हेतु भाषा के 5 टाइप्स को देखेंगे और हेतु भाषा को ही मटेरियल, लॉजिकल या इनफॉर्मल फैलेसी कहते हैं। तो जो हमने वेस्टर्न लॉजिक वाली देखी थी इनफॉर्मल फैलेसी, तो ऐसी फैलेसी है ये हेतु भाषा। तो हम हेतु भाषा की फैलेसी को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हमने हेतु भाषा की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।